हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है, सबसे पहले आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन के माध्यम से अपडेट आपको दी जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, साथ ही ज्वाइन बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप हमारे चैनल के सदस्य बन सकते हैं पूर्ण रूप से। और जो भी चैनल की महत्वपूर्ण सदस्यता है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बिहार विद्यालय समिति के द्वारा जो है एस्टेट एग्ज़ाम आपका हुआ था, उसकी आंसर की जारी कर दी है। आंसर की के साथ ही आपका जो है रेस्पॉन्सिबल सीट भी आपकी जारी हो गई है और आप अपने मिलान कर सकते हैं प्रश्नों को। साथ ही हम बात करने वाले हैं कि स्टेट एग्ज़ाम में कितने प्रश्नों को जो है बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को क्यूरियस आ रहा था कितने प्रश्नों पर चैलेंज लगा सकते हैं, कितने प्रश्न इस पर बढ़ सकते हैं। तो उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम बन बात करने वाले हैं और साथ ही कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने नंबर पर इसके पास आउट माने जाएंगे। तो उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बन बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखेंगे माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 प्रथम की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के संबंध में आवश्यक सूचना। ठीक है, तो आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं मात्र 50 रुपये को देकर के। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि आप 50 रुपये एक प्रश्न के लिए आप 50 रुपये दे करके आप उस प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और आप कितने भी प्रश्नों पर अपनी आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 प्रथम में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 प्रथम की रेस्पॉन्स सीट भी उत्तर कुंजी के साथ ही समिति की वेबसाइट पर वेबसाइट दी हुई है। आप वेबसाइट को जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो है आंसर की आपको मिल जाएगी, जारी हो जाएगी अपलोड करने एवं उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के विवरण में। ठीक है, तो आप वहीं पर आप आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। अगर किसी अभ्यर्थी को प्रश्नों को लेकर के कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पर आप अपनी आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति का प्रोसेस क्या है ये देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पेपर फर्स्ट। ठीक है, जिन लोगों ने अपना एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट में दिया है उन लोगों के लिए अभी ये अपडेट है। और यहाँ पर देखेंगे 12/7/2024 से लेकर के 15/7/2024 तक आप अपनी जो है उत्तर कुंजी वेबसाइट पर देख सकते हैं और वहीं पर 12/7 से लेकर के 15/7 तक अपना चैलेंज कर सकते हैं उत्तर कुंजी को लेकर के। ठीक है, आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद सेकंड जो पेपर है, सेकंड पेपर की अभी उत्तर कुंजी जारी नहीं हुई है। उसकी 17 तारीख को जो है आंसर की आएगी और 17 तारीख से 20 तारीख तक ये आंसर की आपकी वेबसाइट पर रहेगी और 17 से लेकर के 20 तारीख तक आप अपनी आंसर की पर आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पेपर की आप समझ सकते हैं 17 तारीख से है, बट फर्स्ट पेपर की जो है आपत्ति आप 12 तारीख से 15 तारीख तक लगा सकते हैं। 3 दिन का मात्र इसमें समय दिया है। 50 रुपये इस पर पे करने पड़ेंगे एक प्रश्न के लिए। ठीक, यहाँ पर देखेंगे रेस्पॉन्स सीट में उत्तर कुंजी में अगर किसी अभ्यर्थी को कोई भी त्रुटि परिलक्षित होती है तो संबंधित अभ्यर्थी समिति की उक्त वेबसाइट पर लिंक कर सकते हैं और वहां पर लिंक निर्धारित अवधि में ऑनलाइन के माध्यम से अपनी आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन आपकी आपत्ति दर्ज होगी। ठीक है, और ऑफलाइन आप अपनी आपत्ति को दर्ज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ये भी है कि आप ऑथेंटिक जो है, अगर आप किसी भी प्रश्न पर अपना चैलेंज कर रहे हैं तो उसका जो साक्ष्य हो वो ऑथेंटिक ही हो। किसी भी अन्य जो भी बुक होती हैं सभी बुकों का नहीं माना जाएगा। ऑथेंटिक बुक होती हैं जैसे NCERT SCERT हैं, उनकी जो आंसर है उसी का साक्ष्य माना जा सकता है। ठीक है, तो आप जो भी अगर चैलेंज कर रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जिस बुक से आप चैलेंज कर रहे हैं उसका साक्ष्य लगा रहे हैं तो उसका जो बुक है वो ऑथेंटिक बुक ही हो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के लिए संबंधित अभ्यर्थियों को 50 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, और डेबिट कार्ड यहाँ पर देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं जिसके जो 50 रुपये आप पे करेंगे उसका क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं भुगतान, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखेंगे कि आपत्ति सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से होगी। ठीक है, तो ये सारी महत्वपूर्ण अपडेट थी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो है कितने नंबर बढ़ सकते हैं कितने नंबर इसमें बढ़ सकते हैं और साथ ही कितने मार्क्स पर आप पास आउट माने जा सकते हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखेंगे। प्रश्नों की बात करें तो कितने भी अगर आप चैलेंज लगा सकते हैं, जैसे आपको कितने भी प्रश्नों पर अगर डाउट हो रहा है तो कितने भी प्रश्नों पर चैलेंज लगा सकते हैं, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं रखा है। और वहीं पर देखेंगे कि कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है ऑथेंटिक रूप से कि कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। अगर BPSC को लगता है कि जिन जिन प्रश्नों के उन्होंने आंसर जो दिए हैं वो गलत हैं और जो साक्ष्य लगाए गए हैं वो पूर्ण रूप से ऑथेंटिक हैं, तो उन्हीं पर ये प्रश्न बढ़ने का चांस रहता है। और साथ ही बात करें कि बहुत सारे लोगों की क्यूरीज आ रही थी कि किन किन
लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। जैसे मान के चलिएगा कि प्रश्न नंबर जो है 15 का आपने चैलेंज किया है, उसमें 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन में जो बीपीएससी ने मांगना है उसको 4th ऑप्शन माना है। आपके हिसाब से जो है आंसर उसका सेकंड ऑप्शन है, तो आप सेकंड ऑप्शन पे आप चैलेंज करते हैं। वहीं आपका जो चैलेंजिंग साक्ष्य है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो इस प्रश्न पर आपको बीपीएससी नंबर दे सकता है। ठीक है, और आपका 1 नंबर यहाँ पर बढ़ सकता है। बट अब देखना ये है कि किन किन के जो है नंबर बढ़ेंगे, क्या उन्हीं के बढ़ेंगे जिन्होंने इस पर अपना जो है चैलेंज किया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग चैलेंज करते हैं बस उन्हीं के मार्क्स बढ़ते हैं। और बस ये होता है कि जिन लोगों ने, जैसे 15 है, 15 का प्रश्न में जितने भी लोगों ने अगर सेकंड आंसर लगाया होगा तो उन सभी के जो है प्रश्न का आंसर जो है नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, जिन्होंने आंसर सेकंड लगाया है, क्योंकि वो ऑथेंटिक है। तो सेकंड वाले का सभी का, जितने भी लोगों ने अगर आंसर लगाया होगा उन सभी का प्रश्न बढ़ जाएगा। और मान के चलिए टोटल किसी का भी नहीं बढ़ता है, तो जिन लोगों ने उसका आंसर दिया होगा उन्हीं का सिर्फ जो है आंसर जो है नंबर बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आप कितने भी प्रश्नों पर चैलेंज कर सकते हैं। बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ की आप बात करेंगे जनरल कैटेगरी में। ठीक है, जनरल कैटेगरी में आपको 75 मार्क्स लाना है, यानी कि 50% अंक लाना आपको ज़रूरी है। जनरल कैटेगरी में महिला पुरुष दोनों ही आएंगे, साथ ही आएंगे अदर स्टेट के कैंडिडेट, चाहे वो महिला हो पुरुष हो और भी किसी भी कैटेगरी के हों। तो जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको 75 मार्क्स लाना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बीसी की, ओबीसी की। ओबीसी को 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में आपको जो लाना है वो लाना है 69 नंबर, और सेकंड पार्ट में आपको लाना है 69 नंबर, और फर्स्ट पार्ट में आपको लाना है 64 नंबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जो फर्स्ट पार्ट है ओबीसी का उसको हम ईबीसी के नाम से जानते हैं, ईबीसी। ठीक है, तो ईबीसी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 64 नंबर लाना ज़रूरी है। 64 यानी कि आपको यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 50% जो अंक हैं वो 75 मार्क्स लाना ज़रूरी है, जो अदर स्टेट के हैं और हैं जनरल कैटेगरी के, चाहे महिला हो पुरुष हो। ठीक है, इनको 75 मार्क्स लाना ज़रूरी है। इसके बाद आती है बीसी की, ओबीसी की, तो उसको 45 जो प्रतिशत मार्क्स हैं वो लाना है। इनको जो अंक हैं वो 69 और 64, 2 नंबर आपको दो पार्ट में आपको नंबर लाना है, यानी कि ईबीसी वालों को लाना है 64 नंबर और ओबीसी वालों को लाना है 69 नंबर। ठीक है, इसके बाद एससी एसटी की बात करें और बात करेंगे पीएच की। ठीक है, दिव्यांग लोगों की, तो वहीं पर आप देख सकते हैं कि इनको जो है 40% अंक लाना है, यानी कि 60 मार्क्स पर ये लोग पास हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं एस्टेट एग्ज़ाम की जो है आंसर की के साथ आप किस प्रकार से पास आउट हो रहे हैं, आपके कितने मार्क्स हैं। आप जरूर चैलेंज करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।